अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदमजी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और साथ ही साथ #हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। हमारा आज का मौजू है एपिलेप्सी। आज हमने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से हम एपिलेप्सी के टॉपिक को दोबारा से डिस्कस करें। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है और इस बीमारी से हर उम्र के लोग मुतासिर होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 50 मिलियन तक लोग एपिलेप्सी की बीमारी से मुतासिर होते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस्लामाबाद से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरशाद ने ज्वाइन किया है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साबिका हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी रह चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में न्यूरो डायग्नोस्टिक क्लिनिक चला रहे हैं। न्यूरो फिजियोलॉजी में न्यूरोलॉजी के रेजिडेंट को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से कि किस तरीके से हम एपिलेप्सी से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी ताउन के साथ उनकी मदद कर सकते हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद कहूँगी आपको। वालेकुम सलाम जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदम जी फॉर्मा का भी शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हमारा मौजू है एपिलेप्सी, तो आज थोड़े से ज़्यादा सवालात हम इस किस्म के करेंगे कि जिससे लोगों तक थोड़ी सी इसकी ज़्यादा आगाही हो। सबसे पहला सवाल जो डॉक्टर साहब मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि बेसिकली एपिलेप्सी है क्या? एपिलेप्सी एक दिमागी मर्ज है। नॉर्मल एरिया होता है जिसमें अबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही होती है। अब उसकी वजह से मरीज को बार-बार दौरे पड़ते हैं और इसकी कई किस्में हैं। जो एक आम किस्म है और जो सबसे ज्यादा कॉमन है उसको हम ग्रैंड माल एपिलेप्सी कहते हैं। अब इसमें मरीज जो है अचानक बेहोश हो जाता है और बाद में बेहोशी से पहले एक चीख मारता है, वो जमीन पे गिर जाता है अक्सर, और बाद में चोट भी आ जाती है उसको, और फिर अचानक जो है वो अकड़ाव में चला जाता है, सारा जिस्म उसका अकड़ जाता है और तशंज हो जाता है, और फिर ये चंद सेकंड ये कैफियत रहती है और उसके बाद जो है फिर मरीज को झटके जोर जोर से लगने शुरू हो जाते हैं। और बाद दफा दौरा इतना शिद्दत का होता है कि मरीज का जो है वो पेशाब बहाना में निकल जाता है और दांतों के बीच में जुबान आ जाती है और जुबान भी कट जाती है। और ये तो सबसे आम दौरा है, कई लोगों ने मुशाहिदा किया है। और हमें जब लोग बताते हैं बाद में तो बहुत ही परेशान हो रहे होते हैं, वो बात तो जिन्होंने पहली दफा होता है तो कहते हैं ये ऐसे लगता है जैसे ये जो है मरीज हमारा मर गया, ये मर गई है। तो मैंने ये तो मर गई से तो मेरे ज़हन में एकदम ख्याल आया कि ये मिर्गी का लफ्ज भी कहीं मर गई से निकला है जी, क्योंकि इसमें मरीज की ऐसी कैफियत हो जाती है कि मरीज बाहर ऐसे लगता है कि जैसे मरने वाला है। लेकिन शुक्र है कि फिर ये रिकवर कर जाते हैं। ये तो सबसे बड़ी कॉमन किस्म है, तो हम ग्रैंड माल कहते हैं। इसके अलावा और भी किस्में हैं मिर्गी की, जिसमें एक पेटीमाल, और पेटीमाल में जो है हल्के दौरे पड़ते हैं, वो बच्चों को होती है, मरीज अचानक जो है गायब दवा हो जाता है और जो काम कर रहा होता है उसमें रुक जाता है, ऐसे लगता है जैसे साकिन हो गया, आंखें खड़ी हो गई हो, और फिर थोड़ी देर जो है होश में आ जाता है, सही हो जाता है, और फिर वहीं से अपना एक्टिविटी को दोबारा शुरू कर देता है। अगर खेल रहा है तो दोबारा खेलना शुरू कर देगा, तो बात कर रहा है तो बात कर, ऐसे लगता है जैसे हुआ ही कुछ नहीं। हल्के दौरे होते हैं, दिखता नहीं है, दोबारा होश में आ जाता है। और कुछ दौरे ऐसे होते हैं जिनमें मरीज को सिर्फ झटका लगता है, तो सारा जिस्म काम जाता है लेकिन सिर्फ बाजू ही कामता है। इसको हम मायोपिक एपिलेप्सी कहते हैं। और एक सिंपल पार्ट एपिलेप्सी भी होती है जिसमें मरीज का एक सा जिस्म का उसमें झटके लगते हैं या कांपता है या फिर कोई एहसास होता है कोई चीज रेंग रही है, और एक कम पार्शियल होते हैं। उसमें मरीज जो है अजीब अजीब की बात उसको कर रहा होता है, बाद में चेहरे पे अजीब अजीब जो है उसकी हरकत हो रही होती हैं, चबा रहा होता है, बाद कपड़ा या हाथ लंबा कर रहा हो,
इस तरह की एक्टिविटी होती है, मरीज को कुछ खबर नहीं होती, लेकिन गिरता है, जख्मी नहीं होता और कुछ भी नहीं होता, लेकिन इर्द-गिर्द से बेखबर होता है। अगर उसके मरीज से कोई सवाल पूछा जाए तो वो जवाब नहीं देता, सिर्फ जो है एक टिकटिकी बांध के देख रहा होता है। और इस दौरे की कैफियत को या इस बीमारी का नाम जो है वो है कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी। सही, ये है तो बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जहां आपने इतनी इकसाम बताई, वहां एक सवाल ये भी जहन में उभरता है कि एपिलेप्सी की बड़ी वजह क्या होती है? कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो जाती है? क्या ये जेनेटिकली होता है या ये किसी भी शख्स को किसी भी वक्त डायग्नोस हो सकता है? अब मरीज की जो 60-70% जो एपिलेप्सीज है ना जी, वो तो जाहिर कोई वजह नहीं होती, लेकिन जेनेटिक रीजन होती है। सही, उनको अगर आप तो कोई ना कोई उनका रिश्तेदार अजीज उसको जो है दौरे पड़ते होंगे। और हाँ, लेकिन ये है कि अगर उनके टेस्ट कराए जाए, खासतौर पर सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन या फिर और ब्लड ग्लूकोज और जो टेस्ट होते हैं एपिलेप्सी की वजह जानने के लिए हम करते हैं, वो अमूमन नेगेटिव होते हैं। तो ज्यादातर तो मरीज एपिलेप्सी के इस तरह के होते हैं। हाँ, ईजी अगर की तो उनमें 50% में वो पॉजिटिव आती है, लेकिन अगर ईजी का खास प्रोसीजर किया जाए, प्रोसीजर से लंबी ईजी की जाए, लंबे देर तक जो है वो बड़े बड़े सांस लेता रहे, उससे जो है बात और भी पॉजिटिव होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। रात को जगा जाए तो फिर भी बढ़ जाते हैं। ऐसी एपिलेप्सी जिसमें बजाय कोई वजह नहीं होती, वो ईजी में वो उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। सही। और 30% एपिलेप्सी की ऐसी वजह है, एग्जाम है, जो ब्रेन की किसी खास बीमारी की वजह से होती हैं। जैसे दिमाग के अंदर रसोली हो, उसमें भी दौरे पड़ सकते हैं। फालिज की चोट पहले किसी वक्त लगी हुई हो या दिमाग की हो, इसमें भी दौरे पड़ सकते हैं। बाद में ऐसे कोई और बीमारी है, जैसे जिगर की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, उसमें जो है इम्बैलेंस हो जाता है, सोडियम ऊपर नीचे हो जाता है, पानी की कमी जाती हो जाती है, और फिर जिगर की बात है भाई, इनमें भी इंसान को दौरे पड़ सकते हैं। दिल की बीमारियां। सही। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने ईईजी का जिक्र किया, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि जो हमारी ऑडियंस है या सुनने वाले हैं, उनको ये भी जरा बताइएगा कि बेसिकली ईईजी का एपिलेप्सी में बेसिक रोल क्या है, किस तरीके से उसकी तशखीस होती है, और बेसिकली जो ईईजी के दौरे हैं, क्या वो एपिलेप्सी में काबिल इलाज हैं? क्या है बेसिकली ये? ईईजी एपिलेप्सी का एक इंतहाई अहम टेस्ट है। सही। जब भी मरीज को दौरा पड़े और एपिलेप्सी का शक हो तो शुरू में चाहिए। तो अगर ईईजी पहले दौरे के साथ ही पॉजिटिव हो तो फिर दवाई भी शुरू करना जरूरी होता है। जब दवाई शुरुआने करानी चाहिए। अगर शक भाई एपिलेप्सी नहीं है, कोई और दौरे हैं जैसे हिस्टेरिकल फिट पड़ रहे हैं या और कोई हार्ट का मसला है, शक हो, लेकिन ये भी साथ शक हो कि भाई मिर्गी का दौरा है, तो फिर भी करानी चाहिए। और अगर नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, दवाइयाँ बढ़ाई जा रहे हैं और नई नई दवाई जो है उसमें ऐड किए जा रहे हैं और दवाइयों की नंबर तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन दौरे फिर भी नहीं कंट्रोल होते, फिर भी ईजी करानी चाहिए। और अब डायग्नोसिस तशखीस को रिव्यू करना चाहिए, दोबारा देखना चाहिए कि आया एपिलेप्सी की सही है या नहीं है। तो इसमें ईजी हेल्पफुल होती है, बहुत मददगार होती है। वो ईजी बड़ा सिंपल टेस्ट है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। सर पे जो है इलेक्ट्रोड लगाते हैं और सिंपल जैसे ईसीजी की रिकॉर्डिंग होती है, ऐसे दिमाग की लहरों को रिकॉर्ड किया जाता है। अब जो अब नॉर्मल ब्रेन के अंदर उसकी एक्टिविटी जो है वो खराब हुई होती है, बढ़ी हुई होती है, तो ईजी उसमें पिक कर लेती है, तो उससे मरीज की तशखीस हो जाती है कि इसको भी तो बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन यह है कि बाद लोग एक्सेसिवली बहुत ही ज्यादा करा रहे होते हैं, गैर जरूरी हर महीने कराना तो जरूरी नहीं है। शुरू में, आखिर में या तशखीस में शक हो तो फिर करानी चाहिए।
ठीक है। डॉक्टर साहब, जहाँ आपने ईईजी की बात की और एपिलेप्सी की डिफरेंट आपने टाइप्स भी बताई, तो वहाँ इलाज क्या है एपिलेप्सी का, और कौन सा ऐसा मेरा ख्याल है कि एलिमेंट है जिसको जानने के बाद फौरन मरीज को इलाज की तरफ जाना चाहिए अगर उसको ये पता चल जाए कि उसको एपिलेप्सी का वो शिकार हो गया है तो? देखिए, अगर मरीज को जो है ना बार बार दौरे पड़ रहे हैं जी। और यानी 1 साल के अंदर 2 दौरे पड़ गए हैं, ये तो उसको दवाई शुरू करना जरूरी है, दौरों की दवाई। तो अमूमन जो है डॉक्टर को पता होते हैं, और फिर उसमें देखना चाहिए कि टाइप कौन सी है। उसमें ईजी भी मदद देती है, और जो रिश्तेदार अजीज जो बताते हैं दौरे की कैफियत, उससे भी मरीज का पता चल जाता है, और ईजी भी इसमें है। ये तशखीस होने के बाद जो है ना मरीज को दवा देना जरूरी है। और हाँ, अगर पहला दौरा पड़ा है तो उस वक्त थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, टेस्ट करा लेने चाहिए। अगर सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन अब नॉर्मल है, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है या ईजी है, तो फिर भी दवा पहले दौरे के साथ ही शुरू कर देनी चाहिए। और फिर शुरू करें तो मरीज को पूरी बीमारी के बारे में आगाह करें कि इस तरह की दवाई इलाज होता है, और दवाई बकायदा। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एपिलेप्सी में अमूमी तौर पर देखा गया है कि मरीज को दौरे पड़ते हैं, तो अमूमी तौर पर ऐसा भी देखने में आता है कि दौरे कंट्रोल में नहीं आते, तो इसकी क्या वजूहत होती है? देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि ये क्योंकि ऐसी बीमारी है कि इसमें दौरे पड़ते रहते हैं, और जब तक दवाई ना दे, प्रॉपर दवाई ना हो, तो फिर दौरे कंट्रोल नहीं होते। तो क्योंकि लंबा इलाज है, कम से कम 3 साल तो दवाई जरूरी लेनी पड़ती है। तो लंबा इलाज होने की वजह से बाद में मरीज उकता जाते हैं, तो अक्सर दवाई छोड़ देते हैं या नागा करना शुरू कर देते हैं। तो ये नागे करने की वजह से फिर मरीज को बार बार दौरे पड़ने हैं, क्योंकि खून के अंदर जो है दवाई की खास मिकदार होती है जो दौरों को कर रही होती है। अगर वो 2 नागे करेगा तो दवाई की मिकदार, ब्लड लेवल उसमें कम हो जाएगा, उसको मरीज है। और अचानक पीछे कर लेते लेते छोड़ दिए जाए, खुद ही कोई मैंने ले अब काफी ले लिया, मेरे दौरे ठीक हैं, खुद ही छोड़ देता है, तो भी दौरा पड़ जाता है। मिसलीड कर देते हैं, गलत रास्ते पे चला देते हैं, तो कहते हैं ये तो जिन है, साया है, ये तो पता ही नहीं है, इसका जो है इलाज जो है वो जादू टूना से हो सकता है, और हो सकता है, इस पे दवाइयाँ लेनी जरूरी नहीं है। आज भी एक मेरे पास मरीज आया, तो वो मुझे खुद ही पूछने लगा, जी हम एक आपकी दवाइयाँ भी ले रहे हैं, और साथ जो है वो एक साहब से हम भी करवा रहे हैं। तो दम वाला कहता है दवाई छोड़ दें, दवाई लेनी जरूरी नहीं है, दवाई छोड़ दम का सही असर होगा। अब देखें ना, ऐसे हालात हो तो अक्सर मरीज दवाई छोड़ देते हैं, और फिर मरीज दौरे पड़ने लग जाते हैं। अब जब मरीज छोड़ देता है तो दौरे भी ढीठ हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत उम्दा बात कही, और मेरे ख्याल है कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो इससे बहुत रिलेट करेंगे कि अमूमन ये देखने में आता है कि जो एपिलेप्सी का पेशेंट है वो दवाइयां या तो शायद खा के थक जाता है, तो दवाइयां अमूमन छोड़ देता है। ऐसे में डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो ये भी जहन में उभरता है कि एपिलेप्सी की जो दवाइयां हैं या जो उसका ट्रीटमेंट है, जैसे आपने भी कहा, वो थोड़ा सा लंबा क्यों है? ये तरह सा लोगों तक आप आगाही दें कि क्या वजूहत है जिसकी वजह से ये ट्रीटमेंट लंबा होता है, शायद जिसकी वजह से पेशेंट दवाइयां छोड़ देते हैं, और जब छोड़ते हैं दवाइयां तो उसका पेशेंट के अपनी जिस्मानी सेहत पर क्या असर पड़ता है? लंबा इलाज तो इसलिए है कि ये तो खैर रिसर्च से साबित हुआ है ना कि कम से कम 3 साल दें, तो उससे ये होता है कि मैक्सिमम चांस होता है कि मरीज की दवाई फिर अगर आहिस्ता आहिस्ता फिर बंद की जाए तो सही। लेकिन उन पीरियड में अगर दवा दें और फिर छोड़ने की कोशिश करें या मरीज छोड़ दे, तो फिर दोबारा दौरा पड़ने का इम्कान ज्यादा होता है। लेकिन अगर 3 साल लें या 3 साल से थोड़ा ज्यादा लें, तो फिर इम्कान कम से कम होता है, फिर दवाई छूटने का इम्कान भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर कम पीरियड से लेंगे तो फिर थोड़ा इम्कान ज्यादा होगा, अगर थोड़ा लेंगे फिर जो है ये दौरे ढीठ भी हो जाते हैं, फिर तो दवाइयाँ कई दवाइयाँ में शुरू करनी पड़ जाती हैं, और डोज भी उनकी बढ़ानी, मिकदार भी उनकी बढ़ानी पड़ जाती है। ये खतरात होते हैं, इस वजह से
जो डॉक्टर ने दवा शुरू की है और जिस मिकदार से दौरे कंट्रोल हो गए हैं उसको जारी रखना चाहिए, बगैर मशवरे के दवा को बंद नहीं करना चाहिए, नागा सही। नहीं करना चाहिए। डॉक्टर हज़रात को भी शुरू से मरीज को अच्छी तरह समझा देना चाहिए कि दवा में बाकायदगी जरूरी है, नागा करेंगे तो फिर दौरे कंट्रोल करने में मसला होगा, फिर आप नहीं सकेगी और फिर आप हमेशा दवाई पड़ेगी। लेकिन अगर आप दवाई बाकायदगी लेंगे और इसका टाइम पूरा करेंगे तो फिर दवाई छूटने के इम्कान भी हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने खुद भी ये बात लोगों तक पहुंचाई, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी कि जब भी किसी को एपिलेप्सी डायग्नोस होता है या जब वो ट्रीटमेंट की तरफ जाता है, तो सिर्फ दवाइयां ही क्या इस बीमारी में कंट्रोल कर सकती हैं, या हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो खुराक है, जो नींद है, या जो स्ट्रेस लेवल है, ये तमाम चीजें भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती हैं इस बीमारी को कंट्रोल करने में? इसमें यकीनन इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा अहम रोल है, ख़ास तौर पर नींद जो है, कहते हैं अगर बहुत ज़्यादा जागा जाए इससे भी गौर करता है। जी। इस तरह बहुत रोशनियाँ हैं, तेज़ रोशनी है, फ्लिकरिंग लाइट है, ये बहुत देर तक जो मोबाइल देखते हैं तो उससे हमका जागते रहते हैं लोग, तो फिर जो लाइट वो इटसेल्फ भी जो है ना थोड़ा रिड्यूस करती है। तो ये नींद का और खास तौर पर मामूलात का जो है ना बाकायदा होना ये भी जरूरी है। कोशिश ये करें कि नींद आपका भी ख्याल, तो वैसे तो कोई आप इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन तवाज़ुन, जो मुतवाज़िन ग़िज़ा है ना वो खानी चाहिए, जिसमें हर चीज़ हो, विटामिन्स हैं, ताज़ा सब्जियां हैं, फ्रूट है, ये चीज़ें भी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब प्रोग्राम में आपने काफ़ी सारे हमारे सवालात का जवाब बहुत आसानी से दे दिया। आई एम श्योर लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जाते जाते बस आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि हम क्योंकि आज एपिलेप्सी को डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी ऐसी टिप, कोई भी ऐसी बात जो एज ए डॉक्टर आप आवाम तक देना चाहें और इस बीमारी के हवाले से कुछ भी हमसे शेयर करना चाहें? देखिए, सबसे अहम बात ये है कि अपने, और जैसे डॉक्टर कहते हैं ना उसके मुताबिक दवाई अपनी मर्जी उसमें ना करें। पेशवा लोग जो है आपको मिसलीड करते हैं, गलत गाइड करते हैं और फिर कहते हैं कि जी ये कर लें वो कर लें। तो इस बात ये है, मैंने जितने भी सुनने वाले हैं मरीज हैं जी, ये से लेना और नागा ना करना ये बहुत जरूरी है एपिलेप्सी के इलाज में। इंशाल्लाह अगर आप दवाई बाकायदगी से लेंगे, हाँ इसमें आपका भी ध्यान है, कुछ थोड़े हमारे डॉक्टर बात है ये एपिलेप्सी में तजुर्बा नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि 2-3 दवाइयां शुरू कर देते हैं, ये भी ठीक नहीं है। एक ही दवा से कुछ करेंगे, दौरों को कंट्रोल करेंगे और फिर उसी को बढ़ा के देखें, तो बात वही होता है कि उसको बढ़ाने से दौरे कंट्रोल हो जाते हैं। दूसरी दवा उस वक्त शुरू करें जब तक कि पहली दवा की खुराक जो है उसकी मैक्सिमम तक ना ले जाएं, यानी फुल उसको देना चाहिए। और अगर उसकी ना हो तो फिर दूसरी दवा शुरू करें, और अगर दूसरी दवा शुरू की है तो पहली दवाई को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पहली दवा को बंद करेंगे तो फिर दौरे और पड़ने का खतरा हो जाता है। दूसरी दवा पता नहीं कब असर करे या ना करे, पहली दवाई की छोड़ने की वजह से दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये जो अब्रप्टली दौरे पड़ने शुरू हो जाता है ना, इसमें एक कंडीशन है जिसको जी, लोग जो है छोड़ देते हैं ना, वो फिर अचानक बहुत ज्यादा दौरे पड़ने लग जाते हैं, वो फिर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है जी, उसमें जिंदगी है और मरने का भी खतरा होता है। इसलिए ये बड़ी अहम बात है कि दवाई को कभी भी दवाई बाकायदगी से, और जब दवा छोड़ने का भी वक्त हो, जब डॉक्टर ने कहा कि इतने अच्छी दवाई छोड़नी है, तो वो भी हम आराम से आहिस्ता आहिस्ता कम करके महीनों के हिसाब से फिर हम दवाई जो है छुड़वाते हैं, अचानक से कभी भी नहीं छोड़ते। और उसमें भी ये कोशिश करते हैं कि ये एहतियात करते हैं कि 1-2 दफा छुड़ाते हुए ईजी करा लें, ताकि उसका अब नॉर्मलिटी वापस तो नहीं आ गई, वो खराबी जो है वापस तो नहीं आ गई। खराबी तो दुआ कम नहीं करते, बल्कि दुआ को मजीद अरसा जारी रखते हैं।
बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम में शामिल होने का और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के हमारे सेशन से लोगों को यकीनन फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका एक बार फिर से। फ़ी अमान अल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम का मकसद बढ़ती हुई बीमारियों के मुतालिक आगाही फराहम करना है। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं तो आदम जी फार्मा सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज पर अपनी राय देना हमें ना भूलिएगा। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।